बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं अली अवैस बांट बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। हम लोगों ने जो बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान के ऊपर उन बुक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया है जो CSS और PMS की एग्ज़ाम में प्रिपरेशन के हवाले से और ओपिनियन मेकिंग के हवाले से बहुत ही मुफीद है और बहुत ही हेल्पफुल है। उस सीरीज़ के अंदर आज हम जिस बुक को आज डिस्कस करेंगे उसका नाम है हाउ डेमोक्रेसी डाई। जो किताब लिखी है डैनियल ज़बलेट ने और स्टीवन लेविट्स्की ने। ये दोनों पब्लिक पॉलिसी डिपार्टमेंट के अंदर प्रोफेसर हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, और इनमें से जो लेविट्स्की है वो लैटिन अमेरिकन और डेवलपिंग कंट्रीज़ की पॉलिटिक्स का और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स का माहिर है, और जो ज़बलेट है उसकी एक्सपर्टीज़ यूरोपियन पॉलिटिक्स के ऊपर है 19th सेंचुरी से लेके अभी तक। सबसे पहले तो ये बताते हैं किताब के अंदर कि इनकी इंस्पिरेशन क्या थी कि इनमें ये इंक्लिनेशन डेवलप हुई कि वो ये किताब लिखें। इसमें वो जो अपनी इंक्लिनेशन और अपनी जो एस्पिरेशन बताते हैं वो ये है कि जब रिपब्लिकन पार्टी की नॉमिनेशन हुई डोनाल्ड ट्रंप के लिए और डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने काम करना शुरू किया, तो जिस तरह से उन्होंने मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की, जुडिशरी को और FBI को स्नब करने की कोशिश की, जिस तरह से वायलेंस को एस्केलेट करने की और प्रमोट करने की कोशिश की, या वायलेंस को कंडेम ना किया प्रोटेस्ट के अंदर और बाकी जगहों के ऊपर, या जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन की को क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, ये सारे वो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से उनको लगा कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो इरोड हो रही हैं अमेरिका के अंदर। तो ये उनकी इंस्पिरेशन बनी और उन्होंने वो इनक्लाइन हुए इस किताब लिखने की तरफ कि हाउ डेमोक्रेसी डाई, जिसका नाम है हाउ डेमोक्रेसी डाई। इसके अंदर इस किताब के अंदर वो अपने 3 थीसिस डेवलप करते हैं। एक थीसिस तो उनका पहला थीसिस तो उनका ये है कि अगर आप डेमागॉग्स और अथॉरिटेरियन रिजीम्स को, आप इस तरह के लीडर्स को स्नब करना चाहते हैं तो आप उनको फर्स्ट प्लेस के ऊपर ही स्नब कर दें। दूसरा इनका थीसिस जो है वो ये है कि जो अथॉरिटेरियन लीडर्स या डेमागॉग्स इस तरह की रिजीम्स जो पावर में आती हैं, तो उनकी पावर में आने के पीछे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट या मेन स्ट्रीम जो मेन पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी सपोर्ट जरूर शामिल होती है। जो उनका हिस्टोरिकल एनालिसिस है, जो उनकी एक्सपर्टीज है, जो उनका हिस्ट्री का एनालिसिस है, वो उसकी बेस के ऊपर ये सेकंड हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। तीसरा हाइपोथेसिस वो ये डेवलप करते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी के ठीक तरह फंक्शन करने के लिए काफ़ी नहीं है, कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ और भी लवाजमात हैं, वो पूरे होंगे तो आपकी डेमोक्रेसी फंक्शन करेगी और फ्लरिश करेगी। हम इस किताब के 2 पार्ट्स के अंदर मैं इस किताब को सम अप करने की कोशिश करूंगा कि कॉम्प्रिहेंसिवली आपको इस किताब के बारे में गाइड कर सकूं और बता सकूं और एक होलिस्टिक एनालिसिस दे सकूं कि ये किताब क्या है, इसका रिव्यू आपके पास आए और आप मिनिमम टाइम के अंदर पूरी किताब के मेन आइडिया को ग्रैब कर सकें। इसके अंदर जो पहला हाइपोथेसिस है या जो उसका थीसिस है कि द बेस्ट वे टू ओवरकम अथॉरिटेरियन लीडर इज टू प्रिवेंट देम टू कम इनटू पावर एट द फर्स्ट प्लेस। वो ये कहता है कि इनको फर्स्ट प्लेस के ऊपर अथॉरिटेरियन लीडर्स को आप स्नब कर लें, कंट्रोल कर लें, कंटेन कर लें, वरना अगर ये जड़ पकड़ गए और ये एंट्रेंच हो गए या इस्टेब्लिश हो गए या एलिवेट हो गए या इन्होंने कुछ भी स्टेचर गेन कर लिया तो फिर इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो इसके अंदर जो बात करते हैं वो ये कहते हैं कि अमेरिकन जो पार्टीज थी इनमें जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होता था उसकी नॉमिनेशन का तरीका 1968 से पहले डिफरेंट था, उसके बाद डिफरेंट था। 1968 से पहले वाला जो तरीका था उसके अंदर जो पार्टी सीनियर लीडर्स होते थे वो मिलकर डिसाइड करते थे कि कौन रन करेगा एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फॉर दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी।
इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन इसमें ये होता था कि ये लोगों ने चूंकि जिन भी लोगों को प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट करना होता था, इन लोगों ने उनके साथ काम किया होता था, ये उनको जानते होते थे, वेल अवेयर होते थे, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इन सारी चीज़ों से वो बड़ा अवेयर होते थे, उनको इन सारी चीज़ों की, उस बंदे की पर्सनालिटी का पूरी तरह से अंदाजा होता था। तो अगर उनको ये नजर आता था कि XYZ जो कैंडिडेट है वो पॉलिटिकल, वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के ऊपर यकीन नहीं रखता, डेमोक्रेटिक कल्चर के ऊपर यकीन नहीं रखता, या उसका किरदार इस काबिल नहीं है, या वो जो है ही और शी एक्ट लाइक अ डेमागॉग और अथॉरिटेरियन लीडर, तो वो उसको वहीं पे स्नब कर देते थे, वहीं से उसको वाइप आउट और एक्सक्लूड कर देते थे और उसको एलिवेट नहीं करने देते थे। इसके अंदर अगर हम लोग एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो जोसेफ मैकार्थे की है और जॉर्ज वेलिस की है, कि इनको भी इनकी इन्हीं टेंडेंसीज की बेस के ऊपर इन्हीं के पार्टी के लोगों ने इनको आगे नहीं आने दिया। लेकिन 1968 के बाद ये जो प्रोसेस है ये ज्यादा ओपन हो गया और इसमें लोगों की से जो है वो पब्लिक पार्टिसिपेशन ज्यादा हो गई, तो जिसकी वजह से डेमागॉग्स के लिए ज्यादा स्पेस क्रिएट होगी कि वो इस प्रोसेस को अपने हक के लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके तो वो पार्टी नॉमिनेशन को हासिल कर सकते हैं, जैसे ट्रंप ने हासिल किया। तो उसका ये कहने का मकसद है कि अगर इनको स्नब करना है तो आपने पहली प्लेस के ऊपर ही आपने स्नब करना है, तभी आप इनको कंट्रोल कर सकेंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम इसकी जो सेकंड और थर्ड हाइपोथेसिस है, या सेकंड या थर्ड जो थीसिस है, उसके ऊपर बात करेंगे और उसके ऊपर आपको इनलाइटन करेंगे कि किस तरह से पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट इनको सपोर्ट करती है और ये पावर में आते हैं, और किस तरह से सिर्फ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेमोक्रेसी की फ्लरिशमेंट के लिए सफिशिएंट नहीं है। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अगर आप इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।